आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज से मैं बिहार बोर्ड 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए मैथ्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो सीरीज़ शुरू कर रहा हूं। इसमें आपको हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं सोल्व करवाऊंगा, साथ ही उससे जुड़ी हुई उस चैप्टर की सारी व्याख्या मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। तो मेरे YouTube चैनल VKS ऑनलाइन एजुकेशन पे आप लोगों का स्वागत है और सदा बने रहें। आप अपने एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। तो चलिए सीखते हैं। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस पर लिखा हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है, उसका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके ऑप्शंस करेक्ट ऑप्शन लगा सकते हैं। मैं जैसे बता रहा हूँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है A = BQ + R। सारे ऑप्शन में यही लिखा हुआ है, A = BQ + R, लेकिन इसका जो कंडीशन होता है कि R का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका हम लोग कैसे याद रखेंगे, हम ऐसा डायरेक्ट आंसर पहले लिखते हैं, उसके बाद हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। R का वैल्यू जो होना चाहिए वो 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 0 के से बड़ा होता है, या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन सदा ये B से हमेशा क्या रहेगा, कम होगा, B के बराबर नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन होता है 0 या 0 के बराबर तथा B से कम। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। देखते हैं, ये बहुत ही छोटा कंसेप्ट है, कहाँ से लिया गया है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, 4 है, इसमें 16 से डिवाइड देना है, तो हम लोग क्या लगाते हैं, 4 4 जा 16। यहाँ पे से कितना बचा, R जो है यहाँ पे शेषफल है वो कितना बचा, 0। अगर ये 17 रहता तो कितना बचता, 1। अगर ये 18 रहता तब कितना बचता, 2। अगर ये 19 रहता तब कितना बचता, 3। अगर ये 20 रहता तब कितना बचता, शेष 0। इसका मतलब कि फिर से रिपीट होते रहता है, 0 1 2 3, यानी कि इसका शेष कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, 0 1 2 3। 0 1 2 3 कितना से भाग दिए हैं, 4 से, यानी कि अगर हम जिस 4 से भाग देंगे तो 3 तक इसका शेषफल जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग इसमें A जो है ये भाज्य है, B जो है जिससे हम भाजक है, जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं, Q जो है वो भागफल है और R जो है वो शेषफल है। तो जिससे हम भागा दे रहे हैं उससे शेषफल हमेशा कम होता है, जिससे भागा दे रहे हैं उससे शेषफल हमेशा कम होता है, लेकिन किसके बराबर होता है, तो 0 भी हो सकता है और उससे बड़ा होते जाएगा, कहाँ तक, तो B से ठीक पहले तक। तो इस तरह से इसका ऑप्शन क्या होगा, A = BQ + R का वैल्यू 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा, लेकिन B से हमेशा छोटा होगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आप देख सकते हैं, दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या है, यानी कि इसमें से कौन सा कथन है जो ये बताता है कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है। तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। हम लोग देखते हैं, सबसे पहले ऑप्शन है प्रत्येक अभाज्य संख्याओं को भाज्य संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले हमको यह जानना होगा कि भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है। तो हम लोग यहाँ पे एक संक्षिप्त देख लेते हैं कि अभाज्य संख्या क्या है और भाज्य संख्या क्या है। तो जो अभाज्य संख्याएं होती है, जो अभाज्य संख्या होती है वो वैसी संख्याएं होती है, अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे, 1 से कटे और स्वयं से कटे, 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटता है, उसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। हम लोग देखते हैं एग्जांपल में, जैसे में हम लोग 3 2 5 11 13, ये सब संख्या है जो 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, 1 से स्वयं से, 1 से स्वयं से, 1 से स्वयं से, 1 से स्वयं से। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इस संख्या को 13 को है, इसको लिखना है गुणनफल के रूप में, तो क्या लिख सकते हैं, 1 × 13, इसके अलावा तो कुछ नहीं लिख सकते हैं। 1 गुणे यानी अभाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल में ही लिख सकते हैं। 13 को 1 × 13, इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो ये हो गया अभाज्य संख्या। अब दूसरा है मेरा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो 1 से भी कटे और स्वयं से भी कटे
एक से भी कटे, स्वयं से कटे और कम से कम एक और किसी अन्य संख्या से कटना चाहिए। एक से, स्वयं से, इसके अलावा किसी एक और संख्या से कटना चाहिए। मतलब इसके 3 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या एक और स्वयं से कटता था तो उसका 2 गुणनखंड होते हैं, और भाज्य संख्या एक से भी, स्वयं से भी, लेकिन इससे कम, इसके अलावा कम से कम एक और, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से कटे, 4 से, 5, 6, 7, जितना संख्या से कटे, लेकिन कम से कम 3 संख्या से कटना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम भाज्य संख्या। जैसे हम लोग 10 लेते हैं, देखो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 1 से भी कटा, स्वयं से भी कटा, इसके अलावा अन्य संख्याओं से भी कटा, तो इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। तो अगर हम लोग 10 को गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये मेरा 10 जो है वो भाज्य संख्या है, और जो 2 और 5 ये क्या अभाज्य संख्या नहीं है। 2 1 और 2 से कटेगा, 5 1 और 2 से कटेगा। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। अतः इस सवाल का आंसर यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, और इसी को बोलते हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। इसमें एक और लाइन लिखाता है कि और ये अद्वितीय होते हैं, मतलब इसके अलावा कोई और रूप नहीं हो सकता। 10 को लिखने का 2 गुणे 5 ही लिख सकते हैं, इसका क्रम चेंज कर सकते हैं, 5 गुणे 2 लिख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा 3 गुणे 5 नहीं, 4 गुणे 5 नहीं, 6 गुणे 5 नहीं, 4 गुणे 3 नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। तो यही एक अद्वितीय रूप है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए इसको बोला जाता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, वो भी अद्वितीय रूप से, बिना क्रम को चेंज किए हुए। तो ये जो है वो अंकगणित का मूलभूत प्रमेय है, इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। अगला प्रश्न संख्या 3 हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है प्रश्न में कि HCF ए और बी कोई 2 संख्या है, मल्टीप्लाई बाई गुना LCM ए और बी, उसी संख्या का LCM निकालेंगे। जब 2 संख्या का HCF निकालेंगे और उसका 2 संख्या का LCM निकालेंगे और दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा, वो दोनों संख्या का योग के बराबर आएगा, दोनों संख्या के डिवाइड यानी भाग के बराबर आएगा, दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर आएगा, या दोनों संख्या के घटाव यानी कि सब्ट्रैक्शन के बराबर आएगा। तो आपका करेक्ट आंसर जो इसका होगा वो होगा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा। इसका मतलब कि अगर हम 2 संख्या लेते हैं, दोनों संख्याओं का LCM निकालते हैं और HCF निकालते हैं, उसको गुना करेंगे तो वही आएगा जो दोनों संख्याओं को गुणनफल के बराबर होगा। यानी कि इसका ये फॉर्मूला होता है कि किन्हीं 2 संख्याओं का गुणनफल वो बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के HCF, हिंदी में लिखते हैं लसा गुने, ये आप लोग को पता होगा, लसा गुने मसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, लसा गुने मसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, लसा गुने मसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। अगर इसमें से हमको दिया हुआ है 2 संख्याएं, a बराबर 30 दिया हुआ है, b बराबर दिया हुआ है 7, और बोल रहा है b बराबर लेते हैं हम लोग 5, और बोल रहा है कि इसका अगर मसा यानी कि महत्तम सवर्तक HCF अगर इसका 5 है तो बताइए LCM क्या होगा। तो हम बिना इसको इन दोनों का LCM नहीं निकालते हुए इस फॉर्मूला को उपयोग करते डायरेक्ट हम लोग LCM निकाल सकते हैं। कैसे, तो a गुने b यानी 30 गुने 5 वो बराबर हो जाएगा 30 गुने 5 किसके, लसा गुने मसा। मसा हमको निकालना है, HCF निकालना है, और लसा कितना दिया हुआ नहीं, HCF दिया हुआ है 5 और हमको निकालना क्या है, मसा निकालना है, तो LCM निकालना है। यहाँ डिवाइड में भेजेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, LCM जो आएगा मेरा वो 30 आएगा। जरूरी नहीं कि इक्वल नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है, मैंने रैंडम एग्जांपल लिया है। तो इस तरह से लसा गुने मसा बराबर होता है a गुने b। बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन ये भी ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है। तो ये तीसरा। अगला प्रश्न हम लोग चौथा प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा प्रश्न अक्सर हर एग्जाम में ही पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या, निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या, और ये नॉर्मल नहीं, ज़्यादातर दशमलव प्रसार देता है। तो अभी हम इससे संबंधित एक छोटा सा कंसेप्ट पहले देखेंगे कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसे होता है। उसी आधार पर हम बताएंगे कि कौन परमेय संख्या और कौन अपरमेय संख्या। तो अभी मैं लिख रहा हूँ कि जो भी वास्तविक संख्या होती थी, जो वास्तविक संख्या होती थी नहीं अभी भी है, तो वास्तविक संख्या को 2 भाग में बांटा गया है, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। पहला परमेय संख्या और दूसरा अपरमेय संख्या।
तो इसका दशमलव प्रसार क्या होता है हम लोग देखेंगे, और आगे अगर ऐसा कोई प्रश्न आएगा तो अभी हम लोग बस इसका दशमलव प्रसार पर ध्यान देंगे। परिमेय संख्या क्या होता है, तो P बटा Q के रूप में जिसको लिख सकते हैं, जिसको नहीं लिख सकते। ये कंसेप्ट थोड़ा सा, इसको नहीं लिख सकते हैं मतलब नहीं लिख सकते हैं मतलब इसका दशमलव प्रसार से पता चलेगा। तो जो परिमेय संख्या होता है उसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा, या तो शांत होगा। शांत का मतलब जो दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाए कंप्लीटली। एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं 1.5, 2.3, 4, जो पूरा पूरा कट जाए। इसके बाद उसका बाद में दशमलव के बाद उसका अंक लिमिटेड हो, सर्टन हो, निश्चित हो, जो पूरा पूरा कट जाता हो। उसके बाद इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अशांत का मतलब जो पूरा पूरा नहीं कटता हो, लेकिन अशांत नहीं, अशांत आवर्ती। अशांत भी कैसा, तो अशांत आवर्ती। अशांत का मतलब जो नहीं करता हो, आवर्ती का मतलब जो रिपीट होता हो। मतलब कि एग्जाम्पल हम दे सकते हैं 1.33333 इस तरह से। ये पूरा कट नहीं रहा लेकिन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा। तो वैसे संख्या जिसका दशमलव प्रसार या तो पूरा पूरा कट जाए या नहीं कटे लेकिन रिपीट होता हो। कोई भी एग्जाम्पल हो सकते हैं 2.34343434 इस तरह से 3434 रिपीट हो रहा है। तो ऐसे संख्या को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं, जिसका दशमलव प्रसार पूरा पूरा कट जाए या फिर पूरा पूरा नहीं कटे, आसान तो हो लेकिन वो रिपीट हो। इसके विपरीत हम लोग चलते हैं अपरिमेय संख्या की तरफ। तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है वो अशांत होता है, मतलब कटता नहीं है, कभी नहीं कटेगा, और अनावर्ती होता है। अनावर्ती, तो आवर्ती का मतलब तो हुआ कि रिपीट होता हो, अनावर्ती का मतलब जो रिपीट ना होता हो, कभी नहीं करता हो। अनावर्ती जो कभी नहीं करता हो, रिपीट भी नहीं होता हो, मतलब आगे बढ़ता जा रहा हो, बढ़ता जा रहा हो। ऐसे संख्या को हम लोग बोलते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं 3.145632198 इस तरह से। कोई संख्या जो कट ही नहीं रहा, इसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती। इसका एक और एग्जाम्पल जो होता है वो इस रूप में लिखा जाता है 3 नहीं कुछ भी ले सकते हैं 2 अगर हम लोग लिखें यहाँ से 1 2 फिर 1 1 2 फिर 1 1 1 2 1 1 1 1 2, यानी कि कोई एक संख्या का कोई एक जो अंक होगा वो बढ़ता जाएगा, दूसरा जो अंक होगा वो कांस्टेंट रहेगा। इस तरह का एग्जाम्पल भी अपरिमेय संख्या में आते हैं। तो आशा कि समझ में आया होगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसे हम पहचानेंगे, दशमलव प्रसार के अनुसार कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो इस तरह से शांत, अगर अशांत आवर्ती है तो परिमेय संख्या, और अशांत है अनावर्ती हो, ना कट रहा हो ना रिपीट हो रहा हो, ऐसे संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो आप लोग आंसर बता सकते हैं निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या जैसी आया उसका मतलब हम लोग समझ जाएंगे। अपरिमेय संख्या मतलब अशांत अनावर्ती, अपरिमेय संख्या मतलब जो नहीं कटे और ना ही रिपीट हो। तो ये देखो, ये जो संख्या है इसको हम लोग जो रूट में निकालेंगे तो 11 आएगा इसका आंसर। 11 का स्क्वायर 121, ये 22/7 P बटा Q के रूप में है कि ये तो ऐसे ही परिमेय संख्या है। इसके बाद ये देखो, ये संख्या नहीं कट रहा है, रिपीट हो रहा है। ये संख्या नहीं कट रहा, तो डॉट 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 लिखा हुआ मतलब नहीं कट रहा, लेकिन 2 2 2 2 रिपीट हो रहा। तो जो नहीं कटे लेकिन रिपीट हो, परिमेय संख्या होता है, अपरिमेय नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। ये संख्या देखो नहीं कट रहा है, नहीं रिपीट हो रहा, और डॉट 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 लिखा हुआ मतलब ये अनंत तक जाएगा, नहीं कटने वाला, और ना ही रिपीट भी नहीं हो रहा। बहुत लोग बोलेगा सर एक तो रिपीट हो रहा है, लेकिन कहाँ रिपीट हो रहा है, इसका पुनरावृत्ति हो रहा है, ये बढ़ रहा है, रिपीट नहीं हो रहा। 0.10 फिर 1 1 फिर 0 फिर 1 1 1 0, यहाँ 1 1 था, फिर 2 1 फिर 3 1, इसी तरह से बढ़ते जा रहा, कट नहीं रहा है, अनंत भी नहीं है, रिपीट भी नहीं हो रहा। तो ऐसे संख्या को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। इसका आंसर आपके लिए होगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न संख्या 5वां प्रश्न। इसमें फिर से अपरिमेय परिमेय से पूछ रहा है, बोला निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो हमने अभी वास्तविक संख्या को 2 भाग में बांटा था, पिछला प्रश्न में परिमेय और अपरिमेय संख्या। तो अगर वो अपरिमेय नहीं है तो क्या होगा, परिमेय होगा। तो ये पूछ रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, या तो रूट पे रहता है, जो रूट पे रहेगा लेकिन वो पूर्ण वर्ग नहीं रहेगा। रूट में इस तरह से भी तो हम लिख सकते हैं, रूट में हम लिख सकते हैं 4, एक रूट में 5, तो ये रियल रूट में है, ये रूट 4 नहीं है, ये रूट में नहीं है। इसको हम लोग आंसर लिख सकते हैं 2, क्योंकि ये 2 का पूर्ण वर्ग है, लेकिन इसका कोई पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। इस तरह से ये जो संख्या है वो रूट में नहीं, इसको बोलेंगे ये जो है वो परिमेय संख्या है, जो इसका वैल्यू 2 होता है, इसको वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए ये अपरिमेय संख्या। तो इस बात को ध्यान में रखना है। इसके लिए आपको याद रखना होगा सभी संख्याओं का कम से कम 1 से 30 तक के संख्याओं का वर्ग क्या होता है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, इस तरह से याद रखना होगा।
कौन प्रमेय नहीं है, मतलब अप्रमेय पूछना, तो ये अप्रमेय है नहीं। पाई का जो रियल वैल्यू होता है वो अप्रमेय होता है, प्रमेय नहीं होता है, क्योंकि इसका रियल वैल्यू जो होता है वो ना ही रिपीट होता है ना ही कटता है, 3 दशमलव कुछ करते हुए आगे तक जाता है। 22/7 जो होता है इसका वैल्यू जो हम लोग 22/7 लेते हैं, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, और ये P/Q के रूप में होने की वजह से ये प्रमेय है, लेकिन ये प्रमेय नहीं है, ये अप्रमेय संख्या। तो पूछ रहा है कौन अप्रमेय नहीं है, तो पहला तो अप्रमेय है। 3 माइनस रूट, जैसे रूट आ जाए प्लस में माइनस में डिवाइड में कुछ में आ जाए तो वो हमेशा उसको अप्रमेय बना देता है, तो ये भी अप्रमेय संख्या है। रूट 49 ये भी रूट में है, लेकिन ये किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है, वो 7 है, 7 का ये पूर्ण वर्ग है, यानी इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 7। इस तरह से ये जो 7 हुआ ये रूट 49 नहीं है, ये कितना है 7, तो 7 क्या है, अप्रमेय संख्या है नहीं, ये प्रमेय संख्या। तो यही तो पूछ रहा है कौन अप्रमेय नहीं है, तो ये अप्रमेय नहीं है। अगला देखते हैं, तो ये भी देखो 1/√2, तो ये भी भागा में रूट आ गया। कोई भी संख्या प्लस में, मल्टीप्लाई में, जोड़ में या घटाव में या भागा में, जैसे इंग्लिश मिक्स करके बोल रहा हूँ, तो अगर वो संख्या प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में होता है तो वो रूट के साथ रहता है तो उस संख्या को अप्रमेय बना देता है। तो ये अप्रमेय, ये भी अप्रमेय, ये भी अप्रमेय, तो कौन अप्रमेय नहीं है, तो रूट 49। आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है। अभी हमने बताया कि प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, एक बार फिर से देख लीजिए। जो दशमलव प्रसार होता है मूलतः 2 रूप का होता है, या तो शांत पूरा पूरा कट जाएगा, या तो अशांत पूरा पूरा नहीं कटेगा। शांत पूरा पूरा कट जाएगा, इसमें कोई कंडीशन नहीं आएगा, लेकिन अशांत पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसका 2 कंडीशन, या तो वो पूरा पूरा नहीं कटेगा और रिपीट होगा, या तो पूरा पूरा नहीं कटेगा और रिपीट भी नहीं होगा। तो जो पूरा पूरा नहीं कटता हो, जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता हो, उसको अशांत बोलते हैं। और अगर वो रिपीट कर रहा हो, कट भी नहीं रहा हो, रिपीट कर रहा हो, एक ही संख्या बार बार आ रहा हो, तो उसको अशांत आवर्ती बोलते हैं। और एक ही संख्या कट भी नहीं रहा हो, लेकिन एक संख्या बार बार नहीं आ रहा हो, बस अनंत तक जा रहा हो, कोई भी संख्या रिपीट नहीं कर रहे हो बार बार, तो वैसे संख्या को अशांत अनावर्ती कहते हैं। तो जो प्रमेय संख्या होता है उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है, या तो पूरा पूरा कट जाएगा, या तो अशांत होगा लेकिन रिपीट होगा, अशांत होगा लेकिन रिपीट होगा, यानी अशांत आवर्ती होगा। तो ऐसे संख्या जो होता है वो प्रमेय संख्या कहलाता है, जिसका दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत आवर्ती हो। और दूसरी तरफ अशांत, अशांत में अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, वैसी संख्या जो रिपीट भी नहीं हो रहा, जो कट भी नहीं रहा हो और रिपीट भी नहीं हो रहा हो, कट भी नहीं रहा हो और रिपीट भी नहीं हो रहा, वैसे संख्या को अशांत अनावर्ती बोलते हैं। और ऐसी संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है वो अप्रमेय संख्याओं का होता है। अप्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो होता है वो अशांत अनावर्ती होता है। तो ये लिख भी सकते हैं आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अशांत आवर्ती और शांत प्रमेय संख्या, और जो अशांत अनावर्ती होता है वो अप्रमेय संख्या। अशांत आवर्ती का मतलब समझ गए कि जो ना कटे ना रिपीट हो, अशांत अनावर्ती का मतलब वो ना कटे और ना ही रिपीट हो। अशांत आवर्ती ना कटे लेकिन रिपीट हो, अशांत अनावर्ती नहीं कटता हो और रिपीट भी नहीं होता हो। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 7 की तरफ। चलिए तो 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न में बोल रहा है कि निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो हम लोग पहले पढ़े थे कि प्रमेय संख्या जो होता है उसका दशमलव प्रसार शांत होता है और अशांत आवर्ती होता है। प्रमेय संख्या जब P/Q के रूप में लिखा हुआ है तो हम कैसे पहचानेंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार तो शांत भी हो सकता है, अशांत आवर्ती भी हो सकता है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है कि अगर कोई प्रमेय संख्या है और उसका दशमलव प्रसार अगर शांत होगा तो उसका जो हर में रहता है, नीचे वाला जो संख्या रहता है, जो डिनोमिनेटर में रहता है, उसका जो गुणनखंड होना चाहिए, जो अभाज्य गुणनखंड जो हम उसको करेंगे, जैसे हम लोग पढ़े अंकगणित के मूलभूत पर में, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो जब हम इसके हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 के पावर n और 5 के पावर m इस रूप में आना चाहिए, यानी कि उसको जब हम गुना के रूप में लिखें तो या तो केवल 2 आए गुना में, या तो केवल 5 आए, या तो 2 और 5 आए। अगर इसके अलावा कोई भी और संख्या आता है उसके गुणनफल में, उसके अभाज्य गुणनखंड में, तो वो संख्या का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। 2 कई बार आ सकता है इसलिए मैंने पावर लिखा है, 5 भी कई बार आ सकता है इसलिए मैंने पावर लिखा है mn, और बाकी 2 और 5 के अलावा अगर कोई संख्या आ जाता है तो वो शांत नहीं होगा, वो अशांत आवर्ती हो जाएगा। हम लोग चेक करते हैं 36, इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए
तो 2 18 2 9 3 इंटू 3। देखिए इसमें 2 तो आया है लेकिन इसके साथ 3 आ गया है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर इसका शांत होना चाहिए तो 2 और केवल 5 आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए, तो ये शांत नहीं होगा। अगला 45 करेंगे तो 3 15 3 5, तो इसमें भी देखिए 5 आया है लेकिन 3 भी आ गया है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो इसको करेंगे तो 2 15 3 5, इसको अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, 30 को हम गुना के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। तो इसमें देखिए 2 भी आया 5 भी आया लेकिन इसके अलावा 3 भी आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता। केवल 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए या 2 और 5 दोनों आना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी आएगा तो नहीं होगा। हम इसमें देखते हैं 8 में, तो इसमें 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि इसमें केवल 2 आया है, तो इसमें 2 अगर केवल आया है तो ये संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि जिस संख्या का पावर 2 के पावर n या 5 के पावर n हो, यानी जिसके अभाज्य गुणनखंड में 2 आए या 5 आए या 2 और 5 दोनों आए, तो उसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा उसका दशमलव प्रसार आसान आवर्ती हो जाएगा। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे। हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे हम जो प्रश्न देखते हैं, इसमें हम लोग 3 प्रश्न लिखे हैं, कि प्रश्न संख्या 8 9 और 10 तीनों आसान है, बस याद करने वाला, इसलिए मैंने एक साथ लिखा तीनों को। पाई 1 है, तो आप लोग याद रखिएगा कि पाई का जो हम लोग वैल्यू यूज करते हैं 22/7, पाई का जो वैल्यू 22/7 या 3.14 जो हम लोग यूज करते हैं, ये इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, यानी कि ये इसको लगभग मान लिया गया है इतने के आसपास। ये इसका एक कंप्लीट वैल्यू नहीं है, पूर्ण वैल्यू नहीं है। इसके वैल्यू को जब हम लोग दशमलव में लिखते हैं तो ये ना तो कटता है और ना ही रिपीट होता है, अनंत तक बढ़ते जाता है। तो ये संख्या को हम लोग पाई हुई संख्या उसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं, लेकिन 22/7 को परिमेय बोलेंगे, क्योंकि ये भी शांत है। अगर 3.14 के बाद लिखते हैं तो ये शांत है, तो ये भी परिमेय में ही चला आएगा। लेकिन अगर केवल पाई की बात करता है तो वो अपरिमेय संख्या, इसको याद रखना है कि पाई अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन अगर 22/7 की बात करते हैं हम लोग तो वो परिमेय होता है। दूसरा 1 है, 1 क्या है, ऑप्शन में दिया भाज्य और अभाज्य संख्या दोनों या कोई नहीं। ऑप्शन में क्या है, कोई नहीं, फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो हम लोग को बताना है कि 1 क्या है। तो हम लोगों ने देखा भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या वैसे संख्या को बोलते थे जो 1 से कटता था और स्वयं से कटता था। इसका मतलब ये है कि जो संख्या 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, मतलब उसका 2 अभाज्य गुणनखंड होगा, 2 गुणनखंड होगा, तो अभाज्य संख्या के पास 2 गुणनखंड होना अनिवार्य है। अभाज्य संख्या क्या बोलते थे, 1 से भी कटे, स्वयं से भी कटे, इसके अलावा किसी और संख्या से कटना चाहिए। तो इसके लिए 2 से अधिक इसका गुणनखंड होना चाहिए, यानी इसके पास जो होना चाहिए 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए, इसके पास 2 होना चाहिए। 1 के पास हम जाते हैं तो 1 के पास केवल 1 गुणनखंड है, 1 केवल और केवल 1 से कट सकता है। इसके पास ना तो 2 गुणनखंड है ना ही 2 से अधिक है, तो ना ही ये अभाज्य संख्या कहलाता है और ना ही भाज्य संख्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। 1 को ना तो अभाज्य कहा जाता है, नहीं भाज्य संख्या कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न एलसीएम इतना दिया हुआ है, इस तरह से जब लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि 6 और 20 का एलसीएम दिया हुआ है 60, तो बता रहा है कि 6 और 20 का एचसीएफ क्या होगा। देखिए इसका एचसीएफ हम लोग डायरेक्ट भाग विधि से निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि हम वास्तविक संख्या के चैप्टर से ये पढ़ रहे हैं तो इस तरह का प्रश्न आता है हमको इसके लिए एक फॉर्मूला जो दिया गया है उसका उपयोग करने के लिए, कि अगर 2 संख्या है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल इन संख्याओं के एचसीएफ और इनके एलसीएम दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। यानी कि जिन 2 संख्या का एलसीएम निकाले हैं और जिन 2 संख्या का एलसीएम निकाले हैं, इन दोनों का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो यहाँ पे किसका निकालना है, 6 का और 20 का। तो लिखेंगे कि 6 और 6 गुणे 20 जो होगा बराबर होगा किसके, 6 और 20 का एचसीएफ और 6 और 20 का एलसीएम। तो एलसीएम तो यहाँ पे दिया हुआ है 60, तो इसके जगह हम लोग 60 पुट कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग एचसीएफ जब निकालेंगे तो 6 गुणे 20 बटा 60, ये 10 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, इसका मतलब इसका एचसीएफ जो आएगा वो 2 आएगा, तो 2 ऑप्शन ए। तो इस फॉर्मूला का उपयोग करते हुए हमको ये बनाना था। तो इस तरह से हम लोग वास्तविक संख्या के चैप्टर से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके जस्ट अगले वीडियो में मैं, चूंकि हम लोग पढ़े थे कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत भी होता है और अशांत आवर्ती भी होता है। तो शांत संख्या को तो आसानी से हम p बटा q के रूप में लिखते हैं, लेकिन जो अशांत आवर्ती होता है, जो ना कटता है ना रिपीट होता है, ऐसे नहीं करता है लेकिन रिपीट होता है, सॉरी रिपीट होता है, तो कटता नहीं है लेकिन रिपीट होता है, उसको हम बोलते हैं अशांत आवर्ती। तो ऐसे संख्याओं को हम लोग p बटा q के रूप में कैसे लिखेंगे, तो अगले वीडियो में हम लोग उसको हम लोग रेकरिंग बोलते हैं। रेकरिंग वाले संख्या को, जिसको हम लोग बार भी बोलते हैं, बार वाले संख्या को p बटा q के रूप में कैसे लिखा जाता है, कंप्लीट हम लोग देखेंगे कितने तरह के वैसे संख्या होते हैं और उसका क्या शॉर्टकट तरीका है कि हम उसको p बटा q के रूप में देखेंगे।
तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।